चलो, है ना। अब हम लोग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मैं इससे पहले भी बताया था, लेकिन वो AICPA के हिसाब से बताया था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाला। लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप ये लिख के आएंगे, ये फंक्शन जो है आपको लिख के आना है एग्जाम में। तो सबसे पहला क्या है, मेजरमेंट। दूसरा क्या है, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोल, और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। तो भाई देखो, इसको आपको रटना नहीं है, इसको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, इट मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में आप फ्यूचर पे फोरकास्ट कर पाओगे ना। तो आप मेजर करोगे कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, पिछले साल मैंने कैसा काम किया, तो ये क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंस, है ना। पिछले साल मैंने कैसा काम किया, तो मेजरमेंट का आपके पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आपने कुछ सेट किया होगा स्टैंडर्ड, और एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके हिसाब से आता है। तो आपको कंपेयर करने के लिए कुछ चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो आपके लिए स्टैंडर्ड बनता है, और करंट ईयर में जो आपकी परफॉर्मेंस हुई वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो आप कंपेयर कर पाओगे कि हमने पास्ट में अपने बिजनेस में क्या किया, और इस साल हम कैसे उससे बेटर हो पाए। फिर उसके हिसाब से आप अपने फ्यूचर को फोरकास्ट करोगे। तो फोरकास्ट क्या करेगा, आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस को आप पास्ट से कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो ये फोरकास्टिंग है। लेकिन आप अगर मेजरमेंट ही नहीं करोगे तो आप फ्यूचर में फोरकास्ट कैसे करोगे, आ रहा है समझ में। और फोरकास्ट करने के बाद, है ना, आपने सोच लिया, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन लेना पड़ता है। अरे मैंने फोरकास्ट कर लिया, तो मैं करूं भी या नहीं, है ना, कुछ अच्छे डिसीजन लूं भी या नहीं। तो इंपॉर्टेंट तो यही टास्क होगा। तो ये प्रोवाइड क्या करता है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्योंकि भाई आपने तो क्या क्या निकाल लिया यहाँ से, पास्ट परफॉर्मेंस से आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गया। तो इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप डिसीजन लेंगे, है ना। यूजर्स को हेल्प करता है डिसीजन, रैशनल डिसीजन मेकिंग, याद था कि नहीं, तो वो हेल्प कर रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करोगे। देखो आप कंपेयर करोगे किसके साथ, कंपैरिजन इंट्रा फर्म होता है, दो टाइप का कंपैरिजन किया जाता है, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। तो इंटर फर्म का मतलब क्या होता है, दो अलग, आईफोन एक कंपनी है और सैमसंग एक कंपनी है, तो दो अलग अलग कंपनी के बीच में जब कंपैरिजन की जाती है वो इंटर फर्म कहलाता है, इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाता है। और जब आईफोन अपनी कंपनी का 2015, 16, 17 अपने ही पिछले पास्ट 4 सालों के डेटा से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, तो वो इंट्रा फर्म कहलाएगा, क्योंकि अपने कंपनी को ही वो इवैल्यूएट कर रहा है। आ रहा है समझ में। अब कंट्रोल की अगर हम बात करें, कंट्रोल का मतलब क्या हो जाता है, सारी चीजें आपने कर ली, उसके बाद आपको अपनी कंपनी का वीकनेस पता चलेगा, आइडेंटिफाई कर लिया अपने वीकनेस को, है ना। और वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ऑपरेशंस को आप चेंज करोगे और बेटर करने की कोशिश करोगे। आ रहा है समझ में। उसके बाद जो है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन का मतलब देखो, यही तो मजेदार है, आप इतना मेहनत किए, सारी चीजें कर लिया आपने, गवर्नमेंट को भी तो आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप यही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दोगे, कितना टैक्स पे करना है कैसे पता चलेगा। तो इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट एंड हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो गवर्नमेंट को क्या हेल्प कर रहा है भाई, हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको टैक्स कलेक्शन में हेल्प कर रहा है। तो ये आपके फंक्शंस है। फंक्शंस क्या है, एम एफ डी सी सी जी। एम का मतलब मेजरमेंट, एफ का मतलब फोरकास्टिंग, डी का मतलब डिसीजन मेकिंग, सी का मतलब कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, और सी का मतलब कंट्रोल, और जी से गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। ठीक है। उसके बाद देयर आर ओकेशंस व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये जो है अभी हम लोग इसको देखेंगे। इस पे एफ, ये फिर उसके बाद दूसरा हो गया। देखो ये अपना टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक मिसिंग है जो इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बुक कीपिंग, है ना। बुक कीपिंग के बारे में जानते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रोसेस है। बुक कीपिंग जो है एक क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। जैसे अभी देखो इसका डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है।
तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस को समझो। सबसे पहले क्या करते हैं आप? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं है, इसको रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं, आप आइडेंटिफाई किए। लगा कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करोगे? मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, कितना रुपए है, कितना रुपए मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए। आपने रिकॉर्डिंग की, उसकी जनरल एंट्री पास की। जनरल एंट्री पास करने के बाद क्या बना रहे हैं आप? क्लासीफाइंग को क्या पढ़ा रहा हूं मैं? लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं। लेजर के बाद क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, समराइजिंग, और उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, और प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद आप कम्युनिकेट करेंगे। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, है ना, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये आपका क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस है। ठीक है। IMRC, ये आपका जो है बुक कीपिंग कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या कहलाता है? ये बुक कीपिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका बुक कीपिंग कहलाएगा, है ना, ये आपका बुक कीपिंग कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? समराइजिंग है, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस हो गया। तो ट्रायल बैलेंस देखो बुक कीपिंग के अंदर नहीं आता है। बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आता है आपका? जनरल एंट्री आता है और लेजर आता है। आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है कि नहीं, बिजनेस से रिलेट है या नहीं, कितना रिकॉर्ड करना है, आ रहा है समझ में? तो ये क्या कहलाएगा आपका? चारों नाम जो है बुक कीपिंग कहलाएंगे। अब बुक कीपिंग है क्या? बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न मेनली विथ रिकॉर्डिंग, यही तो पढ़े थे अपन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा relating to the business operation in significant and orderly manner। आ रहा है समझ में? ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए। तो बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है जहां पे आप क्या करते हो? रिकॉर्डिंग करते हो, जनरल एंट्री। तो आप ऐसे भी बोलते हो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। ये चार चीजों को आप उस पर लिख सकते हो, बुक कीपिंग को। ये चार चीजें आपकी बुक कीपिंग कहलाती है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते हैं लिमिटेशंस ऑफ ये इसके साथ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग है, अभी बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं ना, तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। देखो ये क्या करता है बुक कीपिंग? कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सारे ट्रांजैक्शन का क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद एसर्टेन द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। एसर्टेन द फाइनेंशियल, जो रिकॉर्डिंग आपने किया उससे हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सब चीज आपको कौन बताता है? बुक कीपिंग बताता है। लेकिन क्या बुक कीप, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या बुक कीपिंग आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस बता पा रहा है? नहीं बता पा रहा है। रीजन बताओ कि इसकी गाड़ी तो आपकी लेजर तक ही खत्म हो गई, तो लेजर से कहां पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस? तो बुक कीपिंग जो है नहीं बता पाता। क्या नहीं बता पाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि बुक कीपिंग खत्म हुआ, उसके बाद तो समराइजिंग स्टार्ट होता है। तो समराइजिंग तो आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, तो ट्रायल बैलेंस नहीं होता ना बुक कीपिंग, है ना। और उसके बाद फाइनल अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो बुक कीपिंग आपको बता पा रहा है क्या? नहीं बता पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको समझो। तो एक छोटा सा मैंने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया है। छोटा बॉक्स जो है आपका बुक कीपिंग है ना। तो बुक कीपिंग में आप क्या देखो, IMRC, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये आपका बुक कीपिंग कहलाता है। तो जिस बुक कीपिंग हो गया, अब बुक कीपिंग के बाद क्या दिख रहा है आपको? बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग। तो ये बॉक्स इसको भी क्या कर लिया? कवर कर लिया। तो भाई जिसको अकाउंटिंग आती है उसको बुक कीपिंग भी आती होगी, पूछो, क्योंकि IMRC यहां तक तो बुक कीपिंग है। उसके बाद उसको समराइजिंग भी आता है, एनालिसिस भी आता है एंड कम्युनिकेटिंग भी आता है। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या आ गया? अकाउंटिंग का प्रोसेस IMRCSAC, ये पूरा है। मतलब आइडेंटिफिकेशन, है ना, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। लेकिन इसका जो है प्रोसेस कहाँ पे खत्म हो जाता है? क्लासिफाइंग तक। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, तो अकाउंटेंसी जो है एक सब्जेक्ट है जिसको बुक कीपिंग भी आता है। अकाउंटिंग का पूरा ब्रांचेस याद आ रहा है? क्या क्या पढ़ा है मैंने? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो मैं पढ़ाया ऐसा हूँ, आप लोग बोल पा रहे हो, है ना, इसको नहीं तो रटते रहते, ये बोल पा रहे हो। मतलब अगर ये सारी चीज़ों का अगर आपको नॉलेज रहता तो वो क्या कहलाता, अकाउंटेंसी। तो बताओ सबसे वाइडर कॉन्सेप्ट कौन है जिसको अकाउंटेंसी है, तो वो क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग उससे छोटा है और बुक कीपिंग तो एकदम छोटा प्रोसेस है। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब देखो मैं तुम लोगों को डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको समझना है। तुमको तो ये समझ में आ ही गया होगा। अब ये तो एकदम इजीली आप खुद बताओगे। देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है बुक कीपिंग में, क्या लिखा हुआ है, इट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग। गलत है क्या, बोलो? बुक कीपिंग तो रिकॉर्डिंग होता है, तो इसको तुम और ऐड कर सकते हो, इट इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। बस गाड़ी रोक दो यहाँ पे, है ना। इट इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग, क्योंकि भाई क्लासिफिकेशन तक आपकी गाड़ी रुकी, उसके बाद कहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। ये आपका अकाउंटिंग है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है, तो अकाउंटिंग वहां पे क्या बोलेगा, तुम्हारी लाइन खत्म हुई तो हम स्टार्ट हो गए, हम खड़े हो गए। आ रहा है समझ में? उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, क्योंकि पहले बुक कीपिंग की जाती है तभी तो क्या की जाती है, अकाउंटिंग। तो इसको हम प्राइमरी स्टेज बोलेंगे, लेकिन आप इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी स्टेज बोलोगे, क्योंकि जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से भाई साहब स्टार्ट हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो अकाउंटिंग कब स्टार्ट हो रहा है, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेट, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। क्लियर है? तो ये सी के बाद ही तो ऐसा आएगा, समराइजिंग। उसके बाद थर्ड देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म दिस पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या पता चल पा रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पता चल पा रहा है? आप तो सिर्फ और सिर्फ लेजर ही तक बनाए हो, तो इससे पता नहीं लग पा रहा है, तो इसीलिए इसको डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने जो है अकाउंटिंग कर ली, तो ये आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस। प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया जाता है और बैलेंस शीट भी बनाया भी जाता है। उसके बाद क्या है, देयर इज नो सब फील्ड। क्यों सब फील्ड नहीं होगा भाई? सब फील्ड होता है क्या कोई भी? बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं होता। ब्रांचेस होते हैं क्या इसके? नहीं। लेकिन अकाउंटिंग के ब्रांचेस मैंने आपको पढ़ाया ना, अकाउंटिंग के ब्रांचेस पढ़ाया ना भाई। आप वो सब पढ़े हो क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको इसके फील्ड सब फील्ड्स पढ़ाए, तो इसके कोई ब्रांच नहीं होते, लेकिन इसके ब्रांच होते हैं। उसके बाद क्या है, मैनेजियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ऑन इट्स बेसिस। तो मैनेजियल डिसीजन का मतलब क्या होता है, तू बुक कीपिंग, तेरे को तो प्रॉफिट ही नहीं पता चला, क्योंकि ये तो क्लासीफाइंग तक ही खत्म हो जा रहा है। तो क्लासीफाइंग में तेरे को तू लेजर ही बनाया, लेजर से तू क्या डिसीजन लेगा, तू मेरे को ये बता। हाँ यश बता, क्या डिसीजन लोगे आप लेजर से? कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर हम वही बात करें तो आपके पास पूरा बैलेंस शीट बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बना हुआ है, तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग में, लेकिन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, लेकिन आपको बुक कीपिंग हेल्प नहीं करता, क्योंकि बेचारी की गाड़ी तो कहाँ तक खत्म हो जाती है, क्लासीफाई मतलब लेजर तक। और ये जो है कौन प्रिपेयर करता है, इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। ठीक है, विच रिक्वायर्स नो स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है कहीं पे भी जॉब लग जा रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। तुम लोग अच्छे हो भाई, तुम लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, तो तुम लोग को जो है नॉलेज मिल रहा है यहाँ पे, तो तुम लोग जो है ये वाले रहोगे। क्यों? इट इज परफॉर्म्ड बाय द सीनियर स्टाफ, क्योंकि अभी तुम मेरे पास ट्रेन हो रहे हो, तो तुम लोग सीनियर स्टाफ हो, विच रिक्वायर स्पेशल स्पेशलाइज्ड स्किल्स। तो स्पेशलाइज्ड स्किल तुम्हारे पास है। क्लियर है? तो ये कौन प्रिपेयर करता है आपका? सीनियर स्टाफ। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो होप आपको ये जो डिफरेंस बिटवीन है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि नहीं आया? बता। आ गया ना? चलो ठीक है। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये भी तो पढ़ना है ना, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आप ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेट करोगे, किसको कम्युनिकेट करोगे? यूजर को कम्युनिकेट करोगे। तो यूजर दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर के पास एक्सेस होता है कि वो पूरे इंफॉर्मेशन फॉर्म के देख सकता है, लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स के पास कोई भी क्या नहीं होता, एक्सेस नहीं होता कि वो इंफॉर्मेशन को देख। एक बात बताओ, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट आप आराम से देख सकते हैं,
कुछ भी जो भी मैनिपुलेशन चल रहा होगा आपके एक्सपेंसेस में, तो आप वो भी समझ सकते हैं। लेकिन आप तो वही एक्सटर्नल बाहरी लोगों को वही देखेगा बेचारा जो आप उसको दिखाना चाह रहे हो। उसको अंदर में क्या हो रहा है आप वो तो उसकी कोई एक्सेस नहीं है, तो उसको जो है इंफॉर्मेशन में कोई एक्सेस नहीं होता, लेकिन इंटरनल यूजर को इंफॉर्मेशन में एक्सेस होता है। तो इन्वेस्टर जो है वो भी यूजर होता है। तो क्यों आपकी इन्वेस्टर यूजर है तो आपके कंपनी में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा जब उसको दिखेगा प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो, दे प्रोवाइड कैपिटल टू द बिजनेस। अब भरोसा होगा तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज, देयर ग्रोथ। भाई मैं ये कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, लेकिन ज्वाइन करने से पहले देख लेता हूँ इस कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है या नहीं, क्योंकि कंपनी अगर लॉस में जा रहा होगा मैं ये कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगा। तो एम्प्लॉयज भी एज अ यूजर क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन दोनों देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जो है क्या मिलेगा भाई, उससे जो है अपना ग्रोथ देख रहे हैं ना, हमको आगे इस कंपनी में हम लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, है ना। लेंडर्स मतलब जो पैसे देते हैं हमको उधारी में, तो क्रेडिट वर्थिनेस देखेंगे। उधारी दे तो दिए, लेकिन पैसा वापस मिलता है कि नहीं वो भी तो देख लें। तो उन लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं कि इन लोग और कहीं से उधार तो नहीं रखे, मैं भी दूंगा तो और इतना उधार बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट से लायबिलिटी नहीं पता चलती क्या, चल जाएगी। तो लोन देने वाला पहले ये देख लेगा उनकी लायबिलिटी में पहले से कितना बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस शीट में कितना लायबिलिटी दिख रहा है, देख लेता हूँ। ज़्यादा दिख रहा है तो मैं नहीं दूंगा करके वो बोल देगा। उसके बाद हम क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। उनके पास ऑलरेडी कितने क्रेडिटर्स हैं, पिछले साल का क्रेडिटर शो रहा है, मतलब पिछले साल का नहीं पटाया है ना भाई, यही तो होगा ना। तो हम नहीं देंगे पैसा। ये सारी चीज़ें आपको किससे पता चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन से पता चल रही है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, कस्टमर है। कस्टमर क्यों देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो भाई टाटा जैसी कंपनी आप बहुत स्टेबल है, आप भरोसा कर सकते हैं उस पर, टाइमली डिलीवर भी होता है गुड्स, एक ट्रस्ट वर्दीनेस बिलीव हो गया। तो आप उनकी बैलेंस शीट खुद देखने का इंटरेस्ट रखते हैं। इनकी कंपनी इतनी अच्छी है कि आप क्या करते हो, इंटरेस्ट रखते हो, हमको इन कंपनी के बारे में और जानना है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन, कितना टैक्स चार्ज करना है ना, वो भी यूज़र है हमारे। पब्लिक जो है, देखो पब्लिक इकॉनमी एज अ होल अगर हम बात करें तो उन लोग जो है कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर रिलायंस जियो को जानते हो आप, उसका बैलेंस शीट अगर मैं दिखाऊंगा आप इंटरेस्ट लेके देखोगे। बोलो क्यों देखोगे, क्योंकि भाई इतना बड़ा कंपनी है कि हमारे इकोनॉमी में वो लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप खुद इंटरेस्ट रखते हैं उस कंपनी के बारे में जानना। तो पब्लिक खुद इंटरेस्ट ले रहा है इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो यूजर्स देखो कितने सारे यूजर है, मैनेजमेंट क्यों जानना चाहे, ताकि वो डिसीजन ले पाए। तो यूजर्स कितने सारे हैं आपके, आ रहा है समझ में। दो टाइप के यूजर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। आप इन कुछ लिख दो, इन्वेस्टर लिख दो, एम्प्लॉयज लिख दो, लेंडर लिख दो, क्रेडिटर लिख दो, कस्टमर लिख दो, गवर्नमेंट लिख दो, पब्लिक लिख दो, मैनेजमेंट, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत है क्या इसमें। उसके बाद आते हैं हम लोग रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, इसका कोई रोल नहीं है, ये एग्जाम पे इसका क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग नहीं करते, ठीक है। जो रिलेवेंट है, जो आएगा उसको हम लोग देखते हैं अभी। ये रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी है, इसको पढ़ाना है, इसका भी क्वेश्चन नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन अ सोसाइटी। अब मान के चलो आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन जाएंगे तो मेंटेन करोगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब आप आपके क्लाइंट्स जो होंगे उनका आप क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे। दूसरा, आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब किसी कंपनी में जा करके उस कंपनी का जो है क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे और ट्रू एंड फेयर व्यू दोगे। अगर वहाँ पे कुछ गलत है तो आप वहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रू एंड मतलब उनके साथ मिल नहीं जाना है पैसा लेके, है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब आप किसी दूसरे फर्म में जाके करते हैं। जैसे मान के चलो आप जो है किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आपको इस कंपनी से सैलरी मिलता है, तो आप इस कंपनी का जो है ऑडिट नहीं कर सकते। अगर इस कंपनी का आप ऑडिट करेंगे ना, जिस कंपनी में आप काम करते हो, वो इंटरनल ऑडिट कहलाएगा। लेकिन आप जब किसी दूसरे कंपनी में जाते हैं और ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाएगा। आ रहा है समझ में।
तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए आपको आप दूसरे फर्म का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिट अपने फर्म का आप कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? ये वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सीए जो है वो जॉब कर रहा है इस कंपनी में, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए सीए बाहर से आएगा तो उसको हम लोग फीस देंगे। लेकिन अगर ये सीए जो है हम लोग का इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो इसको तो सैलरी मिल रहा है, तो इंटरनल ऑडिट के लिए कुछ चार्ज नहीं करेगा। और स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है क्या इस फर्म का ये सीए, क्योंकि यहाँ जॉब कर रहा है तो नहीं कर सकता, ठीक है। टैक्सेशन, जीएसटी के बाद जो है उन लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब क्या होगा, आप अगर सीए बन जाते तो आप इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों का क्या कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन अपने क्लाइंट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं, है ना। जीएसटी रिटर्न भरना है, ठीक है, इनकम टैक्स पे करना है, कितना पे करना है, ये सारी चीज़ें आप क्या हैंडल करोगे। फिर उसके बाद जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे, है ना। तो ये सारे जो है रोल्स है, किसके रोल्स है भाई, आपके अकाउंटेंट के रोल है, ठीक है। उसके बाद भी और भी बहुत सारे अदर सर्विसेज जो है ये सब भी काम करते हैं अकाउंटेंट। डिस्प्यूट एब्रीवेशन जो होते हैं ना वो सॉर्ट आउट करना, सेटलमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं किसी के बीच में तो उसको भी सेटलमेंट करना इनका काम होता है। तो ये सब आपके रोल होते हैं अकाउंटेंट। क्लियर है?